तो आइए दोस्तों, आज आप लोग का न्यू चैप्टर यानी कि 6 चैप्टर में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। एक नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे। सॉल्व मतलब नहीं करना है, बस इसमें समझना है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को इस वीडियो को यानी कि इस क्वेश्चन को 100% देना है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और इसमें से जो है ना, कम से कम एक दो तो ऑब्जेक्टिव आ ही जाते हैं एग्जाम में, हर साल आ जाते हैं। एक दो एग्जेक्टिव मान के चलिए यही आ गया, नहीं तो 4 नंबर ही आ गया, यानी कि कोई भी एक आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि जो जो खाली स्थान है उसमें भरना है। हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग को इसको समझ के भरना है, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले इस क्वेश्चन में जानना ये है कि हम लोग जो है ना, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या क्या बोल। देखिए सबसे पहले जो जो लिखा हुआ है ना, उसको पहले हम लोग चिन्ह जानेंगे, उसका चिन्ह क्या होता है। क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप अब आ गए हैं तो इसको आप लोग को अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में तो समझना जरूरी होगा ना, क्योंकि जब तक आप लोग डिटेल में नहीं समझेंगे तो आप लोग को अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट में सर्वांगसम लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है समरूप। तो देखिए सर्वांगसम का चिन्ह कैसा होता है, तो सबसे पहले आप लोग समरूप का चिन्ह जानिए, क्योंकि इसका बहुत ही सिंपल है। तो इसका चिन्ह जो होता है ना वो ऐसे होता है, ठीक है। अब सर्वांगसम का चिन्ह देखिए, यानी कि समरूप का चिन्ह ऐसे होता है, यानी कि आप लोग जो है ना ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, ये हो गया समरूप का चिन्ह। अब सर्वांगसम का चिन्ह कैसे होगा, तो पहले दो गो बराबर नीचे बराबर आपस में ऊपर नीचे बराबर खींच दीजिए, और उसके ऊपर एक समरूप जैसा ही बना दीजिए, यानी कि ऐसे, और ये हो गया सर्वांगसम का चिन्ह। तो चिन्ह आप लोग समझे कि यहाँ पे देखिए ऐसे कर दीजिएगा तो हो गया यहाँ पे समरूप का, और यहाँ पे डबल बार बराबर देके और ऊपर में एक समरूप का दे दीजिएगा तो हो गया ये सर्वांगसम का चिन्ह। तो आप लोग चिन्ह समझ गए। अब आप लोग इसका आकृति पहचान लीजिए कि सर्वांगसम हम लोग किसे बोलते हैं और समरूप किसे बोलते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग का समरूप का डिफिनेशन मालूम नहीं होगा और सर्वांगसम का, तब तक आप लोग ये सब क्वेश्चन हल ही नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो देखिए समरूप किसे कहते हैं, तो समरूप हम लोग उसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फोटो के मदद से समझिए, समरूप हम लोग उसे कहते हैं जिसका आकृति समान हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक वृत्त ले लेते हैं, ये हो गया एक वृत्त, तो यहाँ पे एक छोटा वाला वृत्त ले लेते हैं, यानी कि देखिए इसका आकृति सेम है, ये भी गोल है और ये भी गोल है। यहाँ पे अब पॉइंट आता है ये कि यहाँ पे बड़ा है और ये छोटा है, तो ये कौन सा, ये मतलब समरूप है कि नहीं, तो ये समरूप होगा। यहाँ पे ये क्या होगा, समरूप होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि इसमें साइज से कोई लेना देना नहीं है, साइज छोटा भी हो और बड़ा भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये भी गोल है और ये भी गोल है, यानी आकृति सेम होना चाहिए, साइज से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी बड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज की मदद से समझिए, जैसे ये त्रिभुज है, ये छोटा है और एक बड़ा ले लेते हैं, तो इसका देखिए आकृति सेम है, इसमें भी यहाँ पे मतलब बराबर भुजा है, इसमें भी बराबर भुजा है, तो आकृति सेम है यानी कि बराबर है, लेकिन साइज छोटा बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग इसको समरूप बोलते हैं। यानी कि समरूप किसे बोलते हैं, उसका आकृति समान होना चाहिए, साइज छोटा हो या फिर बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। तो आप लोग समरूप समझ गए। अब सर्वांगसम में देखिए इसमें क्या होता है, तो सर्वांगसम का मतलब यहाँ पे समझिए कि सर्वांगसम का, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए सर्वांगसम में क्या होगा ना, कि उसका आकृति सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये वृत्त है, तो यहाँ पे देखिए आकृति है इसका मतलब सेम है, और यहाँ पे एक और वृत्त एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, यानी कि इसका आकृति भी सेम होना चाहिए और इसका साइज भी सेम होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे एक बात नोट किए ना, इसमें क्या हुआ कि इसमें साइज से कोई लेना देना नहीं था समरूप में, और इसमें सर्वांगसम में जो है साइज से भी लेना देना है और आकृति से भी, यानी कि हम लोग का आकृति भी सेम हो, यानी कि दोनों गोल हो, और यहाँ पे मान के चलिए 3 cm त्रिज्या वाली है, तो ये भी 3 cm ही त्रिज्या वाली होनी चाहिए, यानी कि आकृति और साइज दोनों बराबर हो, उसे हम लोग कहते हैं सर्वांगसम। आप लोग समझ गए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आइए सॉल्व ही कर देते हैं इसको। क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि सभी वृत्त होते हैं, तो मैंने आप लोग क्या बताया कि वृत्त मतलब साइज से कोई मतलब नहीं है, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन सभी वृत्त क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समरूप, ठीक है। तो आप लोग समरूप यहाँ पे भर दीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं और पढ़ते हैं इसको। देखिए सभी वर्ग होते हैं, तो वर्ग क्या होंगे, वर्ग को यहाँ पे देखिए कि कोई वर्ग मान के चलिए बड़ा वर्ग है और यहाँ पे ये छोटा वर्ग है, तो साइज से कोई मतलब नहीं है,
मैंने आप लोगों को बताया कि समरूप में साइज से कोई मतलब नहीं है, बस आकृति सेम होनी चाहिए कि ये भी चार भुजा बराबर है तो ये भी चार भुजा बराबर है, अपने आकृति के अनुसार ये भी बराबर है और ये भी बराबर, यानी साइज के अनुसार। तो इसमें साइज से कोई लेना देना नहीं है, तो सभी वर्ग क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा समरूप, और यहाँ पर भी हो जाएगा समरूप, ठीक है, यहाँ पे रूप हो जाएगा। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा नंबर बोल रहा है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में देने वाली बात है, यहाँ पे बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं या फिर समबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका दो कोण बराबर हो, मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो और एक भुजा छोटा हो। जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे कुछ इस प्रकार होगा, ये कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पे जैसे कि एक हो गया बड़ा और ये भी हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा, यानी कि दो कोण बड़ा मतलब बड़ा है और एक छोटा है, तो इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और हम लोग को यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, तो हम लोग समबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं, यानी कि जिसकी तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर हो। यहाँ पे देखिए तीनों कोण भी बराबर हो और तीनों भुजा भी बराबर हो, उसे हम लोग समबाहु बोलते हैं। और समद्विबाहु उसे बोलते हैं जिसकी दो भुजा बराबर हो और मतलब एक भुजा बराबर नहीं हो, ठीक है, तो उसको हम लोग समद्विबाहु बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए ये समद्विबाहु है, इसमें कभी ई वाला छोटा हो जाएगा तो कभी ई भी छोटा हो सकता है, कभी ई भी छोटा हो सकता है, यानी कि इसका चेंज होते रहेगा। तो ये तो नहीं होगा, तो होगा क्या, तो समबाहु हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब लास्ट वाला है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसमें क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, एक नंबर में है, उनके संगत कोण डैश होते हैं, तथा दो नंबर में है कि उनकी संगत भुजाएं डैश होते हैं। देखिए इसमें हो जाएगा, यहाँ पे एक नंबर में उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये दो नंबर में हो जाएगा समानुपाती, तो यहाँ पे हो जाएगा समानुपाती, और यही हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन और मतलब पूरा कंसेप्ट के साथ पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने एक फ्रेंड के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।